दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी की प्रदेश सरकारों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गले तक आ रहा है, उससे कई सवाल अचानक खड़े हो गए। नंबर एक, कि क्या इस बदहाली के लिए, इस भ्रष्ट सिस्टम के लिए मोदी और शाह खुद जिम्मेदार हैं? और सवाल नंबर दो, कि अगर जिम्मेदार हैं तो मिस्टर मोदी क्या एक्शन लेंगे अपने चीफ मिनिस्टर्स पर, अपने मिनिस्टर्स पर, अपने अफसरों पर एक्शन लेंगे? अब जो घपले घोटाले हो रहे हैं उसकी परतें तो मैं खोलूंगा, खुलासा करूंगा, लेकिन मैं दोस्तों एक्शन पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कैमरे पर खुद कहा था कि यह मोदी की गारंटी है कि जहां भी भ्रष्टाचार होगा, जहां भी पब्लिक पैसा लूटा जाएगा, कोई भी चोर हो, कोई भी भ्रष्ट नेता हो, मेरी ही पार्टी के नीचे क्यों ना हो, मैं एक्शन की गारंटी देता हूं। मैंने नहीं कहा, मिस्टर मोदी ने कहा। जरा उसको सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोदी की भी एक गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अब दोस्तों, आपने खुद सुना, मोदी गारंटी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की वो गारंटी देते हैं। सवाल इस बात का है कि मोदी की जो गारंटी है ये उत्तर प्रदेश में कहां गायब हो गई? ये जो गारंटी है, इसका मध्य प्रदेश में जो घपला हो रहा है, इतना बड़ा घपला हो रहा है, उसमें ये गारंटी कहां गुम हो गई? अब दोस्तों, सच्चाई है, जमीनी हकीकत यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव पर, यह एक तरह का भूतो ना भविष्यति घोटाला था। इसलिए था क्योंकि कोई मुख्यमंत्री, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई मुख्यमंत्री अपना ही प्रदेश लूट लेगा और मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका भाई, उनकी भाभी, उनके रिश्तेदार उसी उज्जैन में जहां से वो विधायक हैं, मुख्यमंत्री बने, खुद ही नक्शा पास हो रहा है, खुद ही प्रोजेक्ट ला रहे हैं और प्रोजेक्ट के बगल में जो मालामाल जमीन है खरीदते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों, मोदी जी तो गारंटी दे रहे थे कि कार्रवाई होगी, उनकी जो एजेंसियां हैं ऐसे हर भ्रष्टाचार पर एक्शन लेगी। तो मोदी जी की ईडी कहां है? मोदी जी की इनकम टैक्स कहां है? मोदी जी की सीबीआई है और जो बाकी उनकी एजेंसियां हैं वो मोहन यादव के घर तक अब तक क्यों नहीं पहुंची हैं? क्या ईडी और सीबीआई को मोहन यादव जी का पता नहीं मालूम? तो हम पता भेज देते हैं, एड्रेस भेज देते हैं, जाइए वहां भी जाइए। या ईडी सीबीआई को सिर्फ विपक्ष के ही एड्रेस मालूम है, बीजेपी के लोगों के एड्रेस नहीं मालूम है? और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव को मोदी जी ने खुद चुना था, उनके चहेते मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए बीजेपी ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि भाई, अगर मुख्यमंत्री ने या उनके परिवार ने ज़मीन खरीद ली तो इसमें घपला क्या है? इसमें घपला क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर ज़मीनें नहीं खरीद सकता है? सोचिए, आप कल्पना कीजिए किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं इस दौर में। अब दोस्तों, धर्म नगरी उज्जैन से कहीं ज़्यादा बड़ा घपला दूसरी धर्म नगरी, पवित्र धर्म नगरी अयोध्या में हुआ, जहां राम मंदिर का चंदा, खरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का चंदा, जो बेचारे गरीब, जो गरीब आस्था से अपनी, आप कह सकते हैं, गाड़ी कमाई से पैसा बचा के आस्था के नाम पर दान में डालते। कोई अंगूठी डाल देता है, कोई ज्वेलरी डाल देता है, कोई पैसा डालता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, वो गरीबों का पैसा, मिडिल क्लास का पैसा, आस्था का पैसा। और कुछ लोगों ने तो, जो धनाढ्य थे, उन्होंने सोने के बिस्कुट, चांदी के बिस्कुट दान कर दिए। गरीबों का वो पैसा, जनता का वो पैसा, आस्था का पैसा, वो भी चोरी कर ले गए। राम मंदिर ट्रस्ट के नीचे, नाक के नीचे वो चोरी हो गया, जिसमें स्टेट बैंक के अफसर तक मिले हुए थे। सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए, उसके बाद चोरी हुई और ऐसी चोरी हुई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि ये जो शख्स है, जो ट्रस्ट में थे, नृपेंद्र मिश्रा, नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रहे, ट्रस्ट के सर्वे सर्वा बनाए गए। ये कह रहे हैं कि साहब, ऐसी चोरी मैंने नहीं देखी, ये तो चोरी नहीं है, लूट नहीं है, ये डकैती है। कौन बोल रहा है? मोदी का ही आदमी बोल रहा है। बैंक को रिपोर्ट नहीं मिले, ट्रस्ट को रिपोर्ट नहीं मिले जी, तो इससे अधिक
खुला हुआ डाका क्या हो सकता है? अब कहाँ तो मोदी जी कह रहे थे कि अगर पब्लिक का, गरीब जनता का कोई पैसा होगा, लूटा जाएगा, एक्शन की गारंटी दूंगा। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। अब सच्चाई यह है कि इस चोरी में, इस लूट में, राम नाम की लूट में, इस चंदा चोरी में बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा नेता इन्वॉल्व था। ट्रस्ट के सीधे सीधे लोग इन्वॉल्व थे और योगी जी कहीं ना कहीं टाल मटोल करते रहे। कभी एसआईटी की जांच करा देते तो एफआईआर नहीं लिखाते, एसआईटी जाती तो लौट के उन्हीं अधिकारियों को रिपोर्ट देती जिनकी जिम्मेदारी थी चोरी रोकने की। और जब पूरी तरह से देश भर में, दुनिया भर में हल्ला मचा तो कई दिन के बाद एफआईआर लिखी गई। अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई रियल एक्शन नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करते करते जरा बिहार भी चलते हैं। यहाँ तो मोदी जी ने एक ऐसा नगीना चुना है, जिसको लेकर प्रशांत किशोर कहते रहे तो 7वीं फेल है। प्रशांत किशोर और विपक्ष कहता रहा कि भाई ये तो ऐसा मुख्यमंत्री है जिस पर हत्या का आरोप है, जो गिरफ्तार हुआ, जो जेल भेजा गया। अब मैं हत्या का आरोपी 7वीं फेल, 8वीं फेल पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का जंगल राज हम देख रहे हैं सम्राट चौधरी के साम्राज्य में, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसलिए है क्योंकि पुलिस की गोली, सम्राट चौधरी की पुलिस की गोली उन लोगों का सीना आर पार कर रही है जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसे लोग मारे जा रहे हैं फेक एनकाउंटर्स में, जिसकी कल्पना मुंबई पुलिस ने भी जब अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुहिम की थी तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे लोगों को मारा जाएगा जो जनता के लिए काम कर रहे हो, जिनके पीछे जनता खड़ी है। गोली उनके सीने को भी पार कर रही है। इनकाउंटर है ही नहीं। इनकाउंटर मतलब ये होता है कि उधर से गोली चलती है, जवाब में पुलिस इधर से। किसी भी व्यक्ति को हरसठ गोली मारने का अधिकार नहीं है। उस पर भी वही आरोप लगेगा हत्या का, जैसे कि आप किसी को गोली मारेंगे तो। अब दोस्तों, सवाल 7वीं पास या 7वीं फेल या चौथी पास या चौथी फेल का नहीं है। सवाल यह है कि जितने भी नगीने मिस्टर मोदी ने या मिस्टर शाह ने हैंड पिक चुने अपने हाथ से, वो चाहे मोहन यादव हों या फिर वो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हों या फिर विष्णु साई जिनका हम नाम नहीं जानते थे जो छत्तीसगढ़ के हैं, या फिर मोहन चरण मांझी, शायद आप भी नाम ना जानते हैं, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, या फिर नायब सिंह सैनी। कुछ लोग कहते थे कि भाई कभी ये सोते थे साथ में खट्टर साहब के। कुछ लोग कहते हैं कि नायब सैनी गाड़ी चलाया करते थे मनोहर लाल खट्टर की, इसलिए बना दिया गया। मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। या फिर भजन लाल शर्मा, एक गुमनाम से आदमी, या फिर पुष्कर सिंह धामी, और भी बहुत से चेहरे हैं। सवाल इस बात का है कि इन गुमनाम लोगों को नरेंद्र मोदी ने ऊंची कुर्सी पर तो बैठा दिया, लेकिन इनके नाक के नीचे, गले के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गले तक पहुंच रहा है, उस पर एक्शन कौन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, मोदी जी की गारंटी, एक्शन लूंगा, गारंटी दे रहा हूं, वो गारंटी कहां है? अब दोस्तों, मेरी बात तो आप सुन ही रहे हैं, एक्सपर्ट्स को भी सुनिए। और आज के एक्सपर्ट्स रियली एक्सपर्ट्स हैं, 30-40 वर्षों से सरकारों को देख रहे हैं। विनोद शर्मा जी हैं हमारे साथ, अशोक वानखेड़े हैं हमारे साथ, आज अभिषेक युवा पत्रकार भी होंगे। टाइगर से मैंने आज पूछा कि क्या मोदी जी को सब कुछ मालूम है? उनका सब कुछ मालूम है, फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन मोदी जी क्यों नहीं ले पा रहे? विनोद जी से भी पूछा, 45-48 बरस का एक्सपीरियंस विनोद शर्मा को, टॉप पॉलिटिकल एडिटर इस देश के। टाइगर से भी मैंने ये सवाल किया कि भाई क्या वजह है, ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है इसका? खुद सुन लीजिए, चौंक जाएंगे। टाइगर, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये बड़े पसंदीदा मोदी जी के हैंड पिक चीफ मिनिस्टर हैं। सम्राट चौधरी, मोहन यादव, मोदी जी गले लगा रहे थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार में हम देख रहे हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ही प्रदेश लूट रहा है। उधर सम्राट चौधरी ऐसे ऐसे एनकाउंटर कर रहे हैं खास जातियों पे कि बीजेपी में बगावत का धुआं है। और जहां तक राम मंदिर की बात है तो भक्त गाली दे रहे हैं, खुलेआम गाली दी जा रही है मोदी योगी को। आपको क्या लग रहा है कि मोदी अपने जाल में फंसते जा रहे हैं?
और ये जो तीनों मुख्यमंत्री हैं गले की हड्डी बन गए, मिस्टर शाह के लिए, मिस्टर मोदी के लिए। दीपक जी, ये हड्डी वड्डी नहीं बने हैं और इन पे कोई एक्शन भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि इतने छिछोरे हैं ये, जो नेतृत्व केंद्र में छिछोरा बैठा है तो वो अपने से नीचे, अपने से उच्चतम क्वालिटी के छिछोरे नीचे बिठाते हैं। और जब आदमी को मैच्योरिटी नहीं है, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो उसको लगता है कि मैं आज मुख्यमंत्री हूं, जितना लूट सकूं लूट, और पूरा परिवार लग जाता है काम पे। पूरा परिवार है, एक भाई मुख्यमंत्री है, एक भाई उसको मालूम नहीं ओलंपिक भी लिखना आता है कि नहीं आता है, उसका अध्यक्ष है। एक भाई को अखबार कैसा छपता है या पेड़ को उगता है ये पता नहीं है, उज्जैन प्रेस क्लब का अध्यक्ष है। बहन जो है वो नगर निगम पे है, सब बांट लिया है। प्रकोप ये है नारायण टैक्स का कि आप पूरे मालवा क्षेत्र में, फॉरगेट अबाउट ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है दीपक भाई, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो सिर्फ उज्जैन के मामले हैं। इंदौर में वही हालत है, भोपाल में वही हालत है, जबलपुर तक वही हालत है। ओ माय गॉड, प्रदेश ही लूट दारू गए के हैं। धंधे में वो हालत है। आपने कॉलोनी काटी तो नारायण टैक्स देना पड़ता है। आपने ऐसा कोई काम नहीं जो नारायण टैक्स के बगैर नहीं होता, कोई सुनवाने वाला नहीं। इंदौर में भी होता था भ्रष्टाचार, में ये नहीं कहता था कि इसके पहले सरकारें भ्रष्टाचार नहीं करती थी, लेकिन एक नजर की शर्म होती है। आज इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, ये सिर्फ डेकोरेटिव नेता रह गए हैं। ताई तो रिटायर्ड ही हो गई, या जबरिया रिटायर्ड करवा दिया गया ताई को। जो मुख्यमंत्री का दावेदार था कैलाश विजयवर्गीय, उसकी यह स्थिति है कि उसके डिपार्टमेंट का प्यून नहीं सुनता उनकी। इंदौर का पालक मंत्री मुख्यमंत्री है, फुर्सती है हमारे मुख्यमंत्री। ये जो जमीन के, और उसके बाद क्या हुआ, उनके बचाव में जो लोग उतरे, कांग्रेस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस का 1.5 पन्ने का रिपोर्ट है वो, उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला, इंडियन एक्सप्रेस पे नहीं। वो जवाब ही नहीं दे रहे जमीनों का। टाइगर को जमींदार रोकने होकर तो समझता हूं। रोकने ये क्या टोकने वाला करते थे कोई नहीं पहले? है। हाँ? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है क्या? भोपाल जो से लेकर 2-4 दिल्ली तक। पत्रकारों ने टोका उज्जैन में, वो जेल चले गए। अरे बाप रे बाप। उज्जैन प्रेस क्लब में चुनाव थे, उनके भाई ने फॉर्म भर दिया, सब चुप हो गए, निर्विरोध चुनाव जीत के आए। चलिए साहब, कुएं में भांग है, कुएं में भांग। आ रहा हूं, टाइगर आ रहा हूं आपके पास, जरा मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। कुएं में भांग नहीं है भाई साहब, कुएं में पूरी जो भांग में कुआं धुआं है। कंस्ट्रक्टेड है वो भी भांग का है। ठीक ठीक। और ये महाकाल के नगरी में हो रहा है खुला गोरख धंधा। चलिए, कुएं किसी में को भांग भगवान नहीं की है, पड़ी नहीं है, किसी को डर नहीं है भगवान का। किसी को डर नहीं। आ रहा आ रहा। इन बीजेपी वालों के लिए तो भगवान एटीएम है, पैसे उगाने का, वोट उगाने का। ठीक, आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक, एक छोटा सा क्विक आपसे एक आंसर, उसके बाद मैं जरा सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। ये बताइए कि ये जो सम्राट चौधरी आपके बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या ये बात सही है कि उनकी पुलिस जानबूझकर कुछ खास जातियों पर ही निशाना साध रही है? और भरत तिवारी का जो एनकाउंटर, जिसे फेक कह रहे हैं, ये एक तरह से सारी हदों को तोड़ देता है। और क्या बीजेपी के भक्त, बीजेपी के वोटर अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे बिहार में? अभिषेक। दीपक जी, सम्राट चौधरी की जो ऐसी छवि बनाई जा रही है उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर के लोग हैं, जो आरएसएस बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, जिन्हें सम्राट चौधरी पच नहीं रहे, वो लोग इस तरह की बातें ज्यादा कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि भरत तिवारी इनकाउंटर निश्चित तौर पर बिहार में प्रशासन के ऊपर एक काला धब्बा है, और इस धब्बे से सम्राट चौधरी कैसे बिहार के प्रशासन को, कैसे अपने प्रशासन को निकाल पाएंगे, ये वही जाने। मुझे बताइए, मुझे सीधे सीधे बताइए, उसके बाद मैं विनोद जी के पास जा रहा हूं। क्या सम्राट चौधरी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या कुर्सी जाएगी आने वाले 2-3 महीने में? इनकी मियाद कम है। देखिए, तो बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ज्यादा दिनों के लिए नहीं बनाए गए हैं। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए तत्काल उनसे कुर्सी लेनी थी, लिहाजा उनकी पसंद का ख्याल रख के भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। खीरा कटता है तो दिल्ली तक बटता है। दूसरी चीज, हमने भरत तिवारी की बात कर ली कि फेक एनकाउंटर्स की बयार बह रही है बिहार में, गुस्सा है लोगों में, खासकर बीजेपी के वोटर में। मोहन यादव की सारा कच्चा चिट्ठा टाइगर ने खोल दिया कि अपने ही प्रदेश को लूट लिया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, चोरी नहीं, नृपेंद्र मिश्रा जो
चेयरमैन है ट्रस्ट के कंस्ट्रक्शन कमेटी के, वो कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती है। लेकिन ये ऐसी डकैती है कि अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई। हाथ कांप रहे हैं योगी सरकार के या पुलिस के। भाई विनोद जी, आप तो इस सियासत को इतने बरसों से देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि ये जो सम्राट चौधरी, कोई कहता है 7वां फेल है, कोई कहता है 7वां पास है, वो प्रशांत किशोर कहते हैं कि साहब ये अरेस्ट हुए थे हत्या के मामले में। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। योगी के बारे में भी कहते हैं कि साहब कभी ये लखनऊ में इन्होंने विधानसभा के दर्शन नहीं किए थे, गोरखपुर से ट्रेन पकड़ते थे, सीधे उतरते थे दिल्ली, संसद तक पहुंचे, कभी विधानसभा नहीं देखी। और इनको ये भी नहीं पता है कि अगर किसी के घर में कोई गमी हो जाए तो कैसे बात करते हैं। और मैं मोहन यादव का भी देख रहा हूं, मैं भजन लाल को भी देख रहा हूं, मैं मांझी को भी देख रहा हूं, मैं विष्णु साई जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनको भी देख रहा हूं। ये कैसे लोग इकट्ठे कर लिए विनोद जी? ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये क्या है सर? ऐसा ये है कौन लोग हैं? अंग्रेजी, ये बॉन्जाई प्लांट्स हैं, गमले में लगाए अच्छा, जाते हैं ना, बॉन्साई छोटे वाले। ओहो ओहो ओहो, ये सब बॉन्जाई हैं सजाने के लिए। असली खेल तो, असली सरकारें तो दिल्ली से चलती हैं। देखिए, लेकिन जब आप वर्कर्स के इच्छा के विरोध में नियुक्त करते हैं किसी मुख्यमंत्री को, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ खबरें निकलती हैं। अब सवाल यह है कि मीडिया में क्या वो हिम्मत है वो खबरें छापने की। इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है, वो महाकाल की नगरी में जो लैंड ग्रैबिंग की है, उसने क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि ये रियल एस्टेट में थे शुरू से इसका परिवार, और उन्होंने सारी ये तफसील से छापी। अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, और मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि इतनी विस्तार से खबर छपी और इतनी डिटेल्स के साथ ये खबर छपी, तो कहीं से तो निकली। देखिए, आज के दिन जहां तक मुझे लगता है, और इसमें अशोक वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जितने दावेदार मुख्यमंत्री के कांग्रेस में हुआ करते ना एक टाइम पे, उतने ही आज के दिन मध्य प्रदेश में, और किसी को भी तात्कालीन मुख्यमंत्री रास नहीं आ रहा है। विनोद जी, मैं थोड़ा एक बिगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एक बड़ी तस्वीर, क्योंकि आप इतने बरसों से, 40-45 बरसों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपके टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई नरेंद्र तिवारी होता था, कोई बहुगुणा होता था। आज योगी आदित्यनाथ है, जिसको पहले कोई जानता भी नहीं था। ये जानते थे कि गोरखनाथ मठ के ये पीठाधीश है। सम्राट चौधरी का आज से कुछ बरस पहले कोई नाम नहीं जानता था। ये मालूम था कि इनके पिताजी राजनीति में हैं और ये जेल गए थे एक हत्या के मामले में। मोहन यादव का नाम नहीं सुना था, टाइगर भी नहीं जानते थे जो वहीं के रहने वाले हैं। भजन लाल शर्मा का कोई नाम नहीं जानता था। विष्णु साई अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, मुझे नहीं पता था, जबकि मैं उड़ीसा इतनी बार जा चुका हूं। इस तरह के जो लोग विनोद जी मोदी अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। इसके पीछे खेल क्या है? जब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो होलसेल में अपने मंत्री बदल देते थे। इलेक्शन से पहले होलसेल में एमएलए बदल देते थे। किस लिए बदल देते थे? कि गमले में कोई पेड़ ना बन जाए, बड़ा ना बन जाए, बॉन्जाई रहे, छोटे ये जो बौने पौधे। बरगद की छाव में कोई पेड़ उगता नहीं है, उसको बड़ा भी नहीं होने दिया जाता। तो जो बरगद लगे हुए हैं दिल्ली में, उनके चलते ये छोटे छोटे बॉन्जाइज गमलों में लगा के उन्होंने वहां रख दिए हैं। क्यों नहीं बनाया मिसाल के तौर पे राजस्थान में वसुंधरा राजे को? आज भी सबसे फ्रंट लाइन, सबसे पॉपुलर लीडर बीजेपी की वही है वहां पर। क्यों नहीं बनाया उसको? शिवराज सिंह चौहान को क्यों बाहर किया? फिर देर लगा के उसको केंद्र में मंत्री बना दिया। शिवराज सिंह चौहान से इसलिए नाखुश है कि उसमें यह संभावना है प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सके। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि ये जो सम्राट चौधरी है, ये शकुनी चौधरी का बेटा है। शकुनी चौधरी एक जमाने में लालू यादव की छत्रछाया में हुआ करता था। इसके बारे में जो कहानियां आप प्रशांत किशोर से सुनेंगे,
तो आपका मन नहीं करेगा उठने का। उसके पास इतने किस्से हैं इसके बारे में। इससे आप किसी अंग्रेजी के डिक्शनरी का प्रोनाउंसिएशन करवा लो इससे। इसको बोल डिक्शनरी बोल 4 बार। इसको बोल डिक्शनरी वर्ड को 4 बार प्रोनाउंस करो। ये नहीं सम्राट कर क्यों? पाए। अरे सर वो कह रहा है पीएचडी हूं मैं, क्या बात कर रहे हैं आप विनोद जी? अरे देखिए, पीएचडी का बड़ा आप कह रहे हैं जोर- डिक्शनरी नहीं बोल पाएगा आप? में अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा है। अरे भाई हाँ, हमारे मैं हैरान हो गया। मैं हैरान हो गया कि इमरजेंसी के खिलाफ बुलवार्क जो है बिहार बनेगा, वो ऐसी टेंडेंसी के खिलाफ। टाइगर, उसके अरे भाई खिलाफ- विनोद जी क्या कह रहे हैं? इतने सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं डिक्शनरी नहीं लिख पाए, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिख रहा है, अरे वो भाई, कह रहा है मैं Times of India- पीएचडी हूं। अरे हिंदुस्तान बाबा, टाइम्स ये में उसका सब आर्टिकल ये लगता है सब गुजरात यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किए हुए हैं। वहां पे कोई कहाँ है, कोई कहाँ है? जब प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके डाउट है, आप एक चीफ मिनिस्टर की डिग्री को रो रहे हो। एजुकेशन मंत्री जो थे उनके डिग्री को डाउट था, वो नहीं पता था। वो स्मृति ईरानी के टाइम पे गड़बड़ हो गई थी। तो ही इज नॉट आप डॉक्टर कहाँ सम्राट एजुकेशन की चौधरी। बात कर रहे हो? आपको किसने कहा मुख्यमंत्री बनने के लिए एजुकेशन होना होता है? 2-4 हत्याओं के आपके केसेस होने चाहिए, कुछ आपको नंबर 2 का काम होना चाहिए, कुछ आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होने चाहिए, देन यू आर सुटेबल कैंडिडेट। टाइगर, मुझे एक चीज बताइए, आप इतने साल से एक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोई ऐसा नेता नहीं जो आपको नहीं जानता, और ऐसा कोई नेता नहीं जिसको आप ना जानते हो। मुझे एक चीज बताइए, आप जब छत्तीसगढ़ में विष्णु साई बना चीफ मिनिस्टर, आप उसका नाम नहीं जानते थे, आप मांझी को नहीं जानते थे, आप पुष्कर धामी को नहीं जानते थे, आप भजनलाल शर्मा को नहीं जानते थे। ऐसे लोगों को क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बना रहे हैं ऐसे लोगों को मिस्टर मोदी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए दीपक भाई, यदि मैं मेरे ऑफिस में उसी लोगों को रखूंगा मेरे अंडर जो मेरे से भी नाकाबिल हो, ओके, क्योंकि मुझे हमेशा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। मैं प्रधानमंत्री बना हूं, मुझे 24/7 डर लगता है, क्योंकि मुझे जानता हूं कि मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन बना हूं तो मुझे कोई काबिल आदमी नहीं चाहिए। रमन सिंह स्पीकर बना के रखो, वसुंधरा जी घर बैठा हो, वो शिवराज को या मंत्री ला के नीचे रखो अपने, नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना दो। हाँ, नरेंद्र तोमर को स्पीकर बना दो। आज आप सबसे मूर्खतापूर्ण बयान देना शुरू कर दीजिए। सुबह से शाम तक ये कहेंगे बस मोदी जी है तो हमारे घर। मैं आज सुबह, मतलब आज चाय पीने मेरी तकलीफ, मेरे को बुखार था, बुखार कम हो गया, मैंने 3 बार मोदी बोला। तो हो सकता है आप मंत्री बन जाए कि मोदी जी का नाम जपने से बुखार कम होता है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ऊपर वालों को, वो आपको मंत्री बना देंगे और हेल्थ मिनिस्टर बना देंगे। टाइगर, लास्ट राउंड पे, टाइगर आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो गुमनाम से लोग अचानक मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, ये जो इनकॉम्पिटेंट चॉइस है, आपको लगता है कि इसकी वजह से नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में फंसते चले जा रहे हैं? कहीं कोई परेशानी है, कहीं चंदा चोरी हो रही है, कहीं फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री जो है वो अपना ही प्रदेश लूट रहा है। ये जो सारी परेशानियां सामने आ रही हैं, इसको सारा घपले सामने आ रहे हैं, इसकी वजह नरेंद्र मोदी की बैड चॉइस है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको दीपक जी, ये बैड चॉइस नहीं है, इट इज मोस्ट सिलेक्टेड चॉइस विद थॉट। आपको ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो सवाल नहीं पूछेंगे, आप जो करने के लिए कहोगे वो कहेंगे, वो लीगल इलीगल नहीं देखेंगे। आपने कहा ये जंगल कटवा दो, वो कतई नहीं कहेगा कि साहब इतना बड़ा जंगल बर्बाद हो जाऊंगा मैं। उसको पता है हमको जो ऊपर से ऑर्डर आए हमको करना है। हमें प्रदेश का देखना नहीं है, हमें देश का देखना नहीं है, पर्यावरण का देखना नहीं है। हमारे चुनाव जीत के वापस आने की गारंटी दिल्ली वालों को, शुभेंदु अधिकारी को पता है कि मुझे वापस दिल्ली कौन सत्ता में लाएगा। एकनाथ शिंदे को पता है मुझे वापस सत्ता में कौन लाएगा। सुनेत्रा पवार को पता है कि मुझे वापस सत्ता में कौन लाएगा। पता है उनको कि दिल्ली का आशीर्वाद है तो सत्ता में आ जाएंगे। चुनाव डिजाइन हो रहे हैं। किसको जनता की पड़ी है? लोग कहते हैं कि जनता इतना देख रही है, जनता नाराज। अरे कौन जनता को वोट, जनता के वोट से कौन चुनाव जीत रहा है? जनादेश से नहीं, ज्ञानादेश से चुनाव हो रहे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, ना चुनाव आयोग सुन रहा है। महाराष्ट्र में 2.5 साल इलीगल सरकार चली, सुप्रीम कोर्ट ने सुना? खुद इलीगल कहा, नहीं सुना। आगे देखिए आप, अभी शिवसेना का तो अभी 3.5 साल हो गए, ओरिजिनल शिवसेना पता नहीं किसी को। अभी मसला आ जाएगा टीएमसी का, क्या कर लेगी ममता? 10-15 साल लड़ेगी तब पता नहीं पड़ेगा कि कौन सी ओरिजिनल टीएमसी या नहीं है। शरद पवार की पार्टी की भी ऐसी टूट है। अभी आप रुकिए, अभी 15 दिन रुकिए, 15 दिन में आपको यूपी में
समाजवादी पार्टी टूटती हुई दिखाई देगी। शरद पवार का कुनबा टूट रहा है 5 का। ठीक, मैं आ रहा हूँ। मैं विनोद जी के पास आ रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं अभिषेक से एक कमेंट लूंगा। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का फोकस सिर्फ चुनाव जीतना, सरकार गिराना, पार्टी तोड़ना, सिर्फ इसी पर है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर है, और इस वजह से राज्यों की हालत खराब हो रही है, दुर्दशा है, बेहाली है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, करप्शन बढ़ता जा रहा है? देखिए, जो सेकेंड हैंड लीडर होता है ना, खुद सेकेंड रेट लीडर होता है, वो थर्ड रेट लीडर्स को ही प्रमोट करता है। जो सेकेंड रेट लीडर खुद है, वो थर्ड रेट लीडर को ही प्रमोट करेगा। और जहां तक रही बात मिली भगत की, तो एक अंग्रेजी में कहावत है, देखो, चोरों की यूनियन बहुत मजबूत होती है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। बोलते हैं ना, थिक एज थीव्स। जी, थिक एज थीव्स कहावत का मतलब क्या है कि जो चोर होते हैं उनकी यूनियन बड़ी मजबूत होती है। उनको एक दूसरे के खिलाफ जो उनके पास एविडेंस होता रहता है, उसको छुपाने के लिए एक दूसरे को खुश रखते हैं वो। और इन्होंने वैसे ही लोग लगाए हैं। और क्यों शुभेंदु अधिकारी तो पैसे कैमरे पे लेते हुए पकड़ा गया, और काकोरी दस्तीदार वो भी पैसे लेते हुए पकड़ी गई थी। अब नई लीडर बनी है, वो जो टूटा हुआ घटक है टीएमसी का, पार्लियामेंट का, जी वो पार्लियामेंट का। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा की रूह, उसकी रूह तो घुस गई थी शुभेंदु की रूह में। उसकी जो भाषा बदली शुभेंदु अधिकारी की इलेक्शन के दौरान, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लगातार बोला वो। क्योंकि जो टेम्पलेट उसको हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ नजर आई, उसने कहा यही है गुड़ मंत्र कि हम बीजेपी में भी बने रहेंगे और इलेक्शन भी जीतेंगे हिंदू मुसलमान करके, और पैसा भी कमाएंगे। और सच्चाई है, पैसे की तो कमी ही नहीं है भाई। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ये प्लूटोक्रेसी है, धनतंत्र, लोकतंत्र नहीं है। ये धनतंत्र की सरकार है। और इसलिए आप मान के चलिए कि जो नहीं बिकेगा उसको भी खरीद लेंगे। अपार पैसा है, लोकतंत्र नहीं है, धनतंत्र नहीं है, मेरिट की यहाँ पर कोई कदर नहीं है। इनकॉम्पिटेंट आदमी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो टॉप लीडर वो अगर सेकंड रेटेड है, 2M दर्जे का है, तो तीसरे दर्जे का घटिया नेता अपने नीचे वो चुन रहा है। आखिरी सवाल भाई, जेनजी से भी एक सवाल पूछ ले। अभिषेक भाई, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी हो, योगी आदित्यनाथ हो, छत्तीसगढ़ में विष्णु साई हो, उड़ीसा में मांझी हो, हरियाणा में नायब सेना हो, उत्तराखंड में पुष्कर धामी हो, या फिर मोहन यादव मध्य प्रदेश में हो, एक ऐसी जमात चुन ली है जो बेड़ा गर्क कर रही है डबल इंजन सरकारों का? मोदी इज रिस्पॉन्सिबल? निश्चित तौर पर मोदी ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और आप देखिए, जिन मुख्यमंत्रियों का, जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आप नाम ले रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल पहले के उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आप उठा करके देखें और उनके साथ इनके नामों को आप जोड़ करके देखें, तो आपको लगेगा कि कहां पहुंच गए हैं, कैसे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आई क्यों है? शुरुआत ऊपर से होती है। जिस बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, उस बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सवाल यह है कि जिस स्तर की ब्रीड ऊपर में लाई गई, वैसे ही ब्रीड नीचे लाई जाएगी। और मीडियोक्रिटी ही जब सबसे बड़ी क्वालिटी हो गई है, औसत दर्जे के आप हैं या औसत से भी नीचे हैं, तो ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। इसी के सहारे आपको आगे बढ़ना है। जब यही आज के जमाने में क्राइटेरिया है, तो फिर बाकी चीजों के लिए जगह कहां बचती है? अभिषेक कुमार जेनजी पत्रकार हैं भाई, कह रहे हैं कि अगर आप जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आपके अंदर। और हमारे सबसे वरिष्ठतम जो पत्रकार साथी हैं विनोद जी, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है मोदी जी, इस वक्त धनतंत्र चल रहा है, धनतंत्र चल रहा है। और टाइगर ने कहा कि जानबूझ के ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो एक रबड़ स्टैम्प बनकर मोदी के हर आदेश को, हर हुक्म को वो एक ऊपर का फैसला मान के उसको लागू करें। रबर स्टैम्प की जरूरत है, गवर्नेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी बाकी चीजें सरकारें गिरा के, तोड़ फोड़ करके, पार्टी तोड़ के, इलेक्शन जीत के सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। ये वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत खुलकर बोले। विनोद जी, आपके तजुर्बे का जवाब नहीं। और अभिषेक भाई जेनजी जरूर हैं लेकिन मेधावी हैं, ये मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।